आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर essential substance. Also, the waste or harmful substances are produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissue. कह रहा है कि हमने आगे पढ़ा था कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं उनको लगातार न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना पड़ता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है, और जितने भी इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं टिश्यू के लिए वो हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। और ये भी जानते हैं कि जो हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होगा बॉडी में उसको हमको बाहर भी निकालना पड़ेगा ताकि बॉडी हेल्दी फंक्शनिंग कर सके। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell. कह रहा है कि essential to have efficient mechanism, हमारे पास efficient mechanism है movement of these substances, इस substances को move करने के लिए to the cell, सेल की तरफ, और from the cell, सेल से बाहर की तरफ। Different group of animal have evolved different method for this transport. अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल में अलग अलग मेथड डेवलप कर लिया है ट्रांसपोर्ट के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम दियर सराउंडिंग थ्रू दियर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस। कह रहा है सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट हैं, ये वाटर को ही सर्कुलेट करते हैं, जो सराउंडिंग में वाटर होता है उसी को सर्कुलेट करते हैं बॉडी कैविटी से, जो फैसिलिटेट करता है सेल टू एक्सचेंज ऑफ दी सब्सटेंसेस, इस सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट भी करता है। जो स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट होते हैं वो सराउंडिंग के वाटर को ही सर्कुलेट करते हैं, जो न्यूट्रिएंट को बॉडी के वाटर के थ्रू न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर ले जाएगा टिश्यू वगैरह में, और जो टिश्यू से जो प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंसेस होगा वो वाटर में डाल देगा, फिर वो बाहर निकाल दिया जाएगा बॉडी से। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विदिन दियर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विदिन दियर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है ऐसे मटेरियल को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। कह रहा ब्लड जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला फ्लूइड है हायर ऑर्गेनिज्म में, जो इस पर्पस को करता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट को ले जाता है और वेस्टफुल सब्सटेंस को बाहर निकालता है। ये ब्लड ही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है हायर ऑर्गेनिज्म में। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कह रहा है कि एक और फ्लूइड है जो जिसे हम लिम्फ कहते हैं, वो भी हेल्प करता है सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में। In this chapter, you will learn about the composition and property of blood and lymph tissue fluid and the mechanism of circulation of blood also explained. इस चैप्टर में हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और जो सर्कुलेशन की मैकेनिज्म है उसको भी कैसे किया जाता है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। अब हम ब्लड को पढ़ते हैं। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब प्लाज्मा के बारे में यहाँ दिया गया है। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, कॉन्स्टिट्यूट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। कह रहा है प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ कहते हैं जो भूसा होता है, आई थिंक भूसा आप लोग को पता होगा, भूसा जो होता है लाइट येलो कलर का होता है,
तो प्लाज्मा भी स्ट्रॉ कलर्ड होता है, भूसे की कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड होता है, हल्का गाढ़ा फ्लूइड होता है जो नियरली 55% पार्ट बनाता है ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा बनाता है और 45% मतलब 45% पार्ट जो है फॉर्म्ड एलिमेंट बनाएगा। तो यहाँ प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, 55% पार्ट ब्लड का प्लाज्मा बनाता है और प्लाज्मा में 90 से 92% पार्ट वाटर का होता है। अब जब प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात हम करेंगे तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% 90 से 92% पार्ट वाटर बनाता है और 6 से 8% जो है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, 90 से 92% पार्ट ऑफ प्लाज्मा वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन ये 3 मेजर प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, और सारे भी प्रोटीन होते हैं लेकिन ये 3 मेजर होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन होते हैं। अब तीनों प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, इसको देखते हैं। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग आर कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। फाइब्रिनोजन जो की ज़रूरत पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन के टाइम पे। ग्लोब्यूलिन प्राइमरली ऑल इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द बॉडी। और ग्लोब्यूलिन जो होती है वो मेनली बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, मतलब इम्यूनिटी वगैरह में इन्वॉल्व होती है ग्लोब्यूलिन। एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और एल्ब्यूमिन जो होती है हमारी बॉडी की ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है। तो ये तीनों प्रोटीन के जो फंक्शन है उनको याद होने चाहिए। फाइब्रिनोजन ऐसे याद कर लेना, फाइब्रिनोजन जो है क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है बॉडी का, एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन etc. ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड। प्लाज्मा में ये सब मिनरल भी पाए जाते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब भी प्लाज्मा में पाया जाता है। आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। कह रहा है जो कोगुलेशन या क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो क्लॉटिंग या कोगुलेशन फैक्टर होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है बट वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। जो प्लाज्मा होता है अगर उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो उसको हम सीरम बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है, तो गलत हो जाएगा। जो क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये पॉइंट सही है। और अगर प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो हम उसको सीरम कहेंगे। अब फॉर्म्ड एलिमेंट, इधर हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को एक साथ मिला के हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का लगभग 45% पार्ट बनाता है। इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल RBC आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड। इरिथ्रोसाइट जिसको हम रेड ब्लड सेल या RBC कहते हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारी ब्लड में। ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन RBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाया जाता है। एक हेल्दी एडल्ट मैन में एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन RBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाया जाता है। RBC आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो इन एडल्ट। RBC जो होता है एडल्ट ह्यूमन के रेड बोन मैरो में पाया जाता है या रेड बोन मैरो में बनेगा। RBC जो है एडल्ट मैमल के
रेड बोन मैरो में बनता है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द मैमल एंड बाइकॉन्केव इन द शेप। डिवाइड मतलब एब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ज़्यादातर मैमल में, और इसका शेप जो है बाइकॉन्केव शेप का होता है। ये शेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल। इसीलिए इस जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम हम आरबीसी आरबीसी कहते, रेड ब्लड सेल कहते हैं ना। वही कह रहा है कि हेंस कलर नेम ऑफ दिस सेल। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। प्रत्येक 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में प्रत्येक 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में प्रत्येक 100 ml ऑफ द ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। These molecules play a significant role in transport of the respiratory gases। ये मॉलिक्यूल जो होता है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है कि ये जो है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आरबीसी हैव ए एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज। आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है 120 डेज 120 दिन होता है। इसके बाद उसको स्प्लीन के ग्रेवयार्ड स्प्लीन में ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसको हम स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज होती है। उसके बाद उसको स्प्लीन में ले जाके मार दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। स्प्लीन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड या आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। अब हम ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल या WBC एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइट को हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है, ये नंबर में कम होते हैं। एवरेज 6000 से बस 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, नंबर में ये बहुत कम होते हैं। एवरेज 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाया जाता है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ल्यूकोसाइट जो होता है जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC। हमारे पास 2 मेन कैटेगरी पाई जाती है WBC की। एक ग्रेनुलोसाइट होती है, एक ए ग्रेनुलोसाइट होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास WBC की 2 कैटेगरी पाई जाती है। एक ग्रेनुलोसाइट होती है, एक ए ग्रेनुलोसाइट होती है। न्यूट्रोफिल, इशेनोफिल, वैसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं WBC? ग्रेनुलोसाइट में आएंगे न्यूट्रोफिल आएगा, इशेनोफिल आएगा, वैसोफिल आएगा। ये सब ग्रेनुलोसाइट में आता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आएगा न्यूट्रोफिल, इशेनोफिल, वैसोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट में आएगा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबेंडेंट सेल 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। न्यूट्रोफिल जो होता है सबसे ज़्यादा एबेंडेंट सेल होता है, 60 से 65% टोटल WBC का पार्ट बनाता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबेंडेंट होता है, ये टोटल WBC का 60 से 65% पार्ट न्यूट्रोफिल ही बनाता है।
एंड बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट होता है। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट होता है, बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट होता है। 0.5 से 1% बस पाया जाता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट आर फैगोसिटिक सेल होते हैं। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट फैगोसिटिक सेल होते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग इन द बॉडी। जब कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करता है तो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ये फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। मोनोसाइट का परसेंटेज 6 to 8% पाया जाता है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। बेसोफिल जो होता है ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सिक्रीट करता है एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जो इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। इशनोफिल 2 to 3% पाया जाता है, जो रजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। इशनोफिल 2 to 3% पाया जाता है, जो रजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ये एसोसिएटेड होता है एलर्जिक रिएक्शन से। लिम्फोसाइट 20 to 25% और दी 2 मेजर टाइप जो लिम्फोसाइट होती है वो 20 से 25% पाई जाती है, जो 2 तरह की होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होती है जो 20 से 25% पाई जाती है, जो 2 तरह की होती है, बी एंड टी lymphocyte. Both V and T lymphocyte are responsible for immune response of the body. दोनों B and T lymphocyte जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। हमने जो यहाँ पढ़ा था, यहाँ से ग्रेनुलोसाइट उसमें कौन कौन से आते हैं ये पॉइंट, और किसका कितना परसेंटेज है ये पॉइंट, और कौन किस चीज़ में हेल्प करता है, ये सब पॉइंट एकदम मेमोरी में अच्छे से सेट कर लेना। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब। अब भूलता भी है तो इसीलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर दिस सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, या एक सेल फ्रेगमेंट होता है जो मेगाकैरियोसाइट सेल के फ्रेगमेंट से बनता है। मेगाकैरियोसाइट एक सेल होता है जो उसके फ्रेगमेंट उससे टूट के बहुत सारे सेल बनते हैं, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। स्पेशल सेल ऑफ द बोन मैरो, ये बोन मैरो की एक स्पेशल सेल होती है मेगाकैरियोसाइट। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। कह रहा प्लेटलेट्स बहुत वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो इन्वॉल्व होता है क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। A reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. Reduction in their number can lead to clotting disorder. अगर प्लेटलेट्स के नंबर में कमी होगी तो उससे हमको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक। विच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस होने लगेगा। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर कम होगा तो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर हमको हो जाएगा, जिससे बॉडी में ब्लड का लॉस ज़्यादा होने लगेगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड ग्रुप। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन ए सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप ऑफ द ग्रुपिंग of blood has been done. Two such grouping of the blood, ABO and RH, are widely used all over the world. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो गया, स्पेशली मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में 2 ग्रुप सबसे ज़्यादा फेमस है, एक ABO ग्रुप है, एक RH। पूरी दुनिया भर में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में 2 ब्लड ग्रुप बहुत फेमस है, ABO एंड RH।
एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं। ABO grouping is based on the presence and absence of two surface antigen। ABO ब्लड ग्रुप बेस्ड होता है कि सरफेस पे दो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। केमिकल विच कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन उसे कहते हैं ऐसा केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर दे। ऑन दी RBC नेमली A and B। कैरा ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन RBC की सरफेस पे दो एंटीजन का प्रेजेंट होना नेमली A और B। ये ब्लड ग्रुप इसी के बेसिस पे होता है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़। RBC की सरफेस पे एंटीजन पाया जाएगा A और B, इसमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी या दोनों हो सकता है। और प्लाज्मा में डिफरेंट तरह के एंटीबॉडी पाए जाएंगे, ठीक है। मेनली दो नेचुरल एंटीबॉडी होती हैं, एंटी-A एंटी-B, जो इंड्यूस करती हैं इम्यून रिस्पॉन्स, जो प्रोटीन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ऐसा प्रोटीन होता है जो एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स शो करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर द 4 ग्रुप ऑफ द ब्लड। कह रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 4 ब्लड ग्रुप होता है, AB और O। ये सब कहानी लिखा गया है, ये टेबल में पढ़ते हैं हम, इम्पॉर्टेंट है ये। ब्लड ग्रुप एंटीजन ऑन RBC, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा और डोनर ग्रुप। कह रहा है कि अगर ब्लड ग्रुप A होगा तो RBC के सरफेस पे A एंटीजन पाया जाएगा और प्लाज्मा में एंटी-B एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक। इसको एकदम अच्छे से याद करना। जो ब्लड ग्रुप A होता है उसके एंटीजन के सरफेस पे RBC की सरफेस पे एंटीजन A वाला पाया जाएगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी-B एंटीबॉडी पाई जाएगी। और A ब्लड ग्रुप वालों को कौन कौन अपना ब्लड दे सकता है, एक A वाला दे सकता है और एक O वाला दे सकता है, ठीक है। अब B ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। B ब्लड ग्रुप में RBC की सरफेस पे एंटीजन B पाया जाएगा और प्लाज्मा में एंटी-A एंटीबॉडी पाई जाएगी। और इसको कौन कौन अपना ब्लड दे पाएगा, B वाला दे सकता है और O वाला दे सकता है। अब AB ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। RBC की सरफेस पे एंटीजन A और B दोनों प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगा। और इसको ब्लड A भी दे सकता है, B भी दे सकता है, AB भी दे सकता है, O भी दे सकता है। और जो O ब्लड ग्रुप होता है, O मतलब 0 होता है, उसमें RBC की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा और प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी एंटी-A एंटी-B दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे और O वाले को केवल O वाला ही ब्लड दे सकता है। आई थिंक समझ में आया होगा। मतलब एंटीजन सेम वही होगा जो ब्लड ग्रुप होगा, एंटीबॉडी डिफरेंट होगा। मतलब अगर A ब्लड ग्रुप है तो एंटी-B एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में, B ब्लड ग्रुप होगा तो एंटी-A एंटीबॉडी होगी। अगर AB ब्लड ग्रुप होगा तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर O होगा 0 होगा तो दोनों एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में। तो इसका ध्यान रखना। और कौन किसको ब्लड दे सकता है उसका ध्यान रखना। जो इसमें AB ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ब्लड का, और जो O वाला होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। देखो AB सभी से ब्लड ले सकता है और O जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। आगे हम पढ़ते हैं। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to the person with any other blood group of hence O is individually called universal donor। कह रहा है ऊपर देखिए टेबल से पता चलता है कि जो O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, इसीलिए O ग्रुप वाले इंडिविजुअल को यूनिवर्सल डोनर हम कहेंगे। पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप
कह रहा है वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी भी पर्सन से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी से भी और दूसरे से भी, इसीलिए उसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे RH ग्रुपिंग के बारे में। इसमें एक केस है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मेडिकल केस है। RH grouping, another antigen RH, the RH antigen similar to one present in the rhesus monkey। कह रहा एक और एंटीजन जो RH एंटीजन होता है वो सिमिलर प्रेजेंट होता है rhesus monkey में, हेंस इसीलिए इसका नाम हम RH एंटीजन रख दिए, RH ब्लड ग्रुप पे रख दिए हैं, क्योंकि ये rhesus monkey में पाया जाता था ये एंटीजन ना, तो उसी से हम RH इसका नाम रख दिए हैं। इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन। ज़्यादातर ह्यूमन के सरफेस पे RH एंटीजन पाया जाता है, नियरली 80% में। सच इंडिविजुअल कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिन इंडिविजुअल के RBC मेम्ब्रेन पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिन पे RH एंटीजन एब्सेंट होगा उसको हम RH निगेटिव कहेंगे। एंड निगेटिव पर्सन इफ़ एक्सपोज द RH पॉजिटिव ब्लड वी विल दी फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। कह रहा है अगर RH निगेटिव पर्सन जो है, अगर वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से एक्सपोज होता है तो वो अपने ब्लड में एक स्पेसिफिक एंटीजन बना लेता है, RH एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, अगर कोई RH निगेटिव पर्सन है उसके साथ उसको RH पॉजिटिव ब्लड हम दे देते हैं तो वो जो RH निगेटिव पर्सन है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है RH एंटीजन के अगेंस्ट में। देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए कह रहा है कि ट्रांसफ्यूजन से पहले हमको RH ब्लड ग्रुप को भी मैच करना पड़ता है। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन दी RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। कह रहा है कि एक स्पेशल केस जो RH इनकम्पैटिबिलिटी का है, RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्पेशल केस है जिसमें RH निगेटिव ब्लड ग्रुप होती है, प्रेग्नेंट मदर होती है जिसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होता है, और जो फीटस होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। ठीक, द RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज द निगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। कह रहा है जब पहला प्रेगनेंसी होगा, मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, फीटस का RH पॉजिटिव है, तो वो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, वो क्योंकि वो प्लेसेंटा के द्वारा सेपरेट रहता है। ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है फीटस और उसका मदर का, क्योंकि वो प्लेसेंटा से सेपरेट होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। कह रहा है लेकिन अगर डिलीवरी के टाइम पे, फर्स्ट बेबी की जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे पॉसिबिलिटी होती है कि स्मॉल अमाउंट में RH पॉजिटिव ब्लड जो है फीटस का वो RH निगेटिव ब्लड मैटरनल ब्लड से थोड़ा बहुत मिक्स हो सकता है डिलीवरी के टाइम। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मिक्सिंग नहीं होगी, लेकिन डिलीवरी के टाइम थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। अगर जैसे मिक्सिंग हुआ, मदर का ब्लड RH निगेटिव है, उसमें फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव गया डिलीवरी के टाइम पे, थोड़ा स्मॉल अमाउंट में ही गया, तो क्या करती है जो मदर है वो RH एंटीजन के खिलाफ अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में RH एंटीजन एंटीबॉडी बनाने लगता है। ठीक है, RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है मदर के ब्लड में। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द
ब्लड ऑफ द फीटस ऑफ RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। कह रहा है कि जैसे क्या हुआ, मदर ने RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया अपने ब्लड में। जब पहली प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हो गया, ठीक है, एक्सपोजर हुआ थोड़े से ब्लड का, उसने मदर ने अपने ब्लड में एंटीबॉडी बना लिया RH के खिलाफ, ठीक है। इसके बाद जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी, इसके बाद जब भी कभी प्रेगनेंसी होगी, अगर फीटस फिर से RH पॉजिटिव हुआ और मदर RH निगेटिव तो है ही है, लेकिन अगर फीटस फिर से RH पॉजिटिव हुआ तो क्या करेगा, जो मदर के ब्लड में हमने एंटीबॉडी बनाया था RH के खिलाफ, वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, वो लीक कर जाएगा और वो जाके फीटस के ब्लड में पहुंच जाएगा, लीक करके प्लासेंटा से वो फीटस के ब्लड में जाएगा और फीटल RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, उसको नष्ट करने लगेगा, जो फीटस के लिए फेटल भी हो सकता है और सीवियर केस में एनीमिया और जॉन्डिस भी हो सकता है, और फीटल्स के लिए फेटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, और सीवियर केसेस में एनीमिया और जॉन्डिस भी हो सकता है बेबी को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस कंडीशन को हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द अनदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। कह रहा है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को हम अवॉइड कर सकते हैं जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो। जैसे हमको पता चल गया कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, इसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और इसका जो फीटस है उसका जो ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे हम पहली डिलीवरी करवाएंगे, तुरंत आफ्टर डिलीवरी ही हम उसको anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देंगे, मदर को देंगे, ठीक है, फीटस को नहीं देंगे, मदर को देंगे। anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देंगे आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जिससे हम इस कंडीशन से बच सकते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आएंगी आगे चल के, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। इसमें ये चीज़ याद रखना कि जो मदर होती है वो RH निगेटिव होती है, फीटस RH पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और कैसे कैसे क्या होगा ये तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ब्लड कोagulation से लेकर आगे पढ़ेंगे हम। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।